नमस्कार। कृषि में स्नातक यानी बीएससी एजी करने वाले छात्र सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में प्लांट फिजियोलॉजी कोर्स का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान लेकर सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज और कृषि संबंधी परीक्षाएं देने वाले छात्रों के लिए भी इस विषय का ज्ञान आवश्यक है। अतः छात्रों को इस विषय की संपूर्ण जानकारी देने हेतु लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं। आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अगले लेक्चर्स पहुंच सकें। इसमें पहली सीरीज में हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी की परिभाषा, इतिहास तथा कृषि में इसके उपयोग की जानकारी देंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं पादप कार्यकी। प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर हम एक ब्रॉड टर्म में बात करें तो द साइंस कंसर्न विद वाइटल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस इन द प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों यानी फिजिक्स एंड लोगोस से मिलकर हुई है। फिजिक्स का मतलब है फंक्शंस यानी कार्य, और लोगोस का मतलब साइंस यानी विज्ञान, यानी पौधों के अंदर होने वाले कार्यों का विज्ञान, उसे हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी। प्लांट फिजियोलॉजी की उत्पत्ति बहुत पहले 1780 में हुई थी, जब एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जॉन सेनेवियर। उन्होंने क्या किया कि प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित जितना भी वर्क हुआ था उसको मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित किया, जिसके 5 वॉल्यूम बनाए और उनका नाम उन्होंने दिया प्लांट फिजियोलॉजी। इन मोनोग्राफ्स में उन्होंने अपना काम भी सम्मिलित किया, साथ ही साथ उस समय के महान वैज्ञानिकों, प्लांट फिजियोलॉजिस्टों जैसे कि मालफिकी, स्टीफन हेल्स, जॉन प्रिस्टले आदि के कार्य को भी उसमें मेंशन किया। इन सब से मिलकर एक नई विज्ञान का शुरुआत हुआ जिसका नाम रखा प्लांट। अब प्लांट फिजियोलॉजी को परिभाषित कैसे किया जाए, क्योंकि बॉटनी में बहुत सारी ब्रांचें हैं। हाउ प्लांट फिजियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांचेज। तो बाय डेफिनेशन प्लांट फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी which deals with the study of vital activities in living plants. Vital activity means photosynthesis, transpiration, respiration, nutrition, phytohormones. All these activities are studied under the plant physiology. अगर इसी बात को हम हिंदी में कहें तो कहेंगे कि पादप कार्यकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों के शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पोषण, पादप हार्मोन्स, पादप जल संबंध, पर्यावरण तनाव, बीजकों का अंकुरन आदि। आपने कई बार पढ़ा होगा क्रॉप फिजियोलॉजी। कई लोग बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या है और क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी क्रॉप फिजियोलॉजी जैसी भी है और डिफरेंट भी है। दोस्तों, जब हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन इन ए यूनिट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड क्रॉप फिजियोलॉजी। इट जनरली ऑफन्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन इन ए यूनिट एरिया वर्सेज इन ए सिंगल प्लांट। हिंदी की अगर हम बात करते हैं, भूमि की एक निश्चित इकाई क्षेत्र में उपलब्ध पादपों की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन फसल कार्यकी कहलाता है। फसल कार्यकी में अक्सर पादप आबादी बनाम एकल पादप का अध्ययन किया जाता है। यानी जब हम एक सिंगल प्लांट का स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, लेकिन जब हम एक ग्रुप में प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्रॉप फिजियोलॉजी। बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है कि जब क्रॉप फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हमें दूसरे प्लांट्स का पहले प्लांट पर क्या प्रभाव पड़ता है,
यानी जब ग्रुप में हम किसी प्लांट की स्टडी करेंगे, यूनिट एरिया में किसी पौधों किसी क्रॉप की स्टडी करेंगे, तो हमें ये भी पता लगेगा कि क्रॉप के अंदर इनपुट्स जैसे खाद, पानी, लाइट आदि के लिए कंपटीशन कितना है और उसका उनकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो क्रॉप फिजियोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले हम उन चीज़ों पर नज़र डालेंगे जिसकी वजह से एक नई साइंस यानी प्लांट फिजियोलॉजी का विकास हुआ या उसका उद्भूतन हुआ। प्लांट फिजियोलॉजी जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है स्टीफन हेल्स का। 1727 में इन्होंने पौधों के अंदर जो वाटर का मूवमेंट है, सॉल्ट्स का मूवमेंट है, उन सब की स्टडी की और इसलिए कई बार इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। इन 1771 John Priestley was a famous scientist who discovered about the process of photosynthesis. In 1775, Malpighi described the cycle of substance in the plants और उन्होंने बताया कि किस तरह वाटर असेंडिंग ऑर्डर में चलता है एंड न्यूट्रिएंट्स एंड जो रेडी मटेरियल है वो फ्लोएम में चलता है। सो द डिस्कवरी वाज डन बाय मालफिगी इन 1775। 1804 भी एक माइलस्टोन था प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, जब जॉन सेनेवियर एंड सॉसर उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है इट इज आल्सो लिंक्ड विद द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स अलॉन्ग विद द कार्बन, और उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से आज हम मैकेनिज्म जो C3C4 की प्लांट की बातें करते हैं वो हो पाई। इसी तरह से 1862 से लेकर 1874 तक दो बड़े साइंटिस्ट जेवी सैक्स एंड मेयर उन्होंने प्रूव किया कि पौधों को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और ये न्यूट्रिएंट्स फिक्स हैं, इनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। और बाद में इन्होंने इसीलिए इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पता लगने के कारण ही आज जो हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं वो आइडिया उस समय उनके दिमाग में आया। इसी तरह से 1905 में F.F. ब्लैकमैन उन्होंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है इट इज़ गवर्न्ड बाई ए सीरीज ऑफ फिजिको केमिकल रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड डार्क। और इसी डिस्कवरी के हिसाब से वी हैव क्लासिफाइड द फोटोसिंथेसिस इन टू पार्ट्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। 1920 में गार्डन एंड अलार्ड ने फोटो पीरियडिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। आज हमारे जो क्रॉप्स हैं उनकी जो लाइट की जो रिक्वायरमेंट है फ्लावरिंग के लिए वो इट इज़ गवर्न्ड बाय दिस फिनोमेना फोटो पीरियडिज्म। और आज हम जस्ट शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स की जो बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट और द आइडिया वाज गिवन बाय गार्डन एंड अलार्ड इन 1920। जेवी सैक्स ने तो केवल ये बताया था कि न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, लेकिन अर्नन एंड स्टाउट ने बताया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं जो प्लांट पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। और उन्होंने 1939 में एक आइडिया दिया जिसका नाम था क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी। और आज हम जानते हैं कि उसी क्राइटेरिया के हिसाब से आज 70 न्यूट्रिएंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। बाद में कैल्विन, हैचन, स्लैग, क्रेब जैसे कई साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च करके बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिज्म्स के बारे में बताया और नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। तो दोस्तों हिस्ट्री का मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, लेकिन आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है कि कौन कौन से पायनियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस विषय को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, और हमारे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं स्टीफन हेल्स प्लांट फिजियोलॉजिस्ट फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं या जेवी सैक्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। दोस्तों स्टीफन हेल्स वाज ए जर्मन बॉटनिस्ट who did a number of experiments on nutrition, tropism and transpiration of water, and he has been recognized as Stephen Hales.
John just Julius von Sachs, he compiled information and published a book of botany and handbook of experimental plant physiology. He has a great contribution in the nutrition. अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आए तो आपको स्टीफन हेल्स लिखना है, और अगर उसका ऑप्शन नहीं आए तो आप जेबी सेक्स को भी आप फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको स्टीफन हेल्स को ही फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कंसिडर करते हैं। अब इंडिया की अगर बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। दोस्तों, सर जेसी बॉस, ही वॉज द पायोनियर in the subject of plant physiology in India, and who studied the effect of microbes in plants, and based on his researches he has been regarded as father of Indian plant physiology. अब हम आते हैं कि हाउ प्लांट फिजियोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्शन की। आज जो हमारा प्रोडक्शन सिनेरियो है देश का, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी का बड़ा रोल रहा है। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने ही बताया कि जो प्लांट्स जो है वो प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से 3 तरह के होते हैं, जिनमें C3, C4 और कैम कहते हैं। C3 पौधों में गेहूँ, जौ, चावल आदि आते हैं। C4 में मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा आते हैं। C4 मैकेनिज्म जिन प्लांट्स में होता है वो ड्रॉट कंडीशंस, हाई टेम्परेचर कंडीशंस सहन करने की शक्ति रखते हैं, और ये जो कैम प्लांट्स होते हैं ये बहुत कम पानी में उग सकते हैं, इनके स्टोमेटा जिनमें बंद रहते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कई तरह की रिसर्च हुई हैं, और हमारे वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि C3 प्लांट्स को C4 प्लांट्स में कन्वर्ट कर दें, ताकि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम होने के कारण कम पानी में भी काम चल जाए। तो दोस्तों, C3 जो पौधे होते हैं उनमें एक मैकेनिज्म होता है फोटो रेस्पिरेशन। It is an unwanted and wasteful process, and scientists are trying how we can eliminate this photorespiration in C3 plants to enhance growth and productivity of our crops. So this production physiology helps us in understanding the sourcing relationship also, how the photosynthesis is transported and reached to the sink. तो इस ढंग की स्टडीज से वैज्ञानिकों ने काफ़ी कुछ करके और नई क्रॉप्स में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। प्रोडक्शन फिजियोलॉजी से लिंक्ड एक दूसरी टर्म है हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स का मतलब है इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। जो हम सोर्सिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं उसमें HI का बड़ा रोल है, यानी पौधे जितना भोजन बना रहे हैं उसका कितना प्रतिशत भोजन सिंक यानी ग्रेन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो हम हरित क्रांति की बात करते हैं उसमें HI ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 20% यील्ड हमने HI बढ़ाने से प्राप्त कर ली। यानी जो फोटोसिंथेट चारा बनाने या लीफ के सर्वाइवल में काम आ रहा था, उसके हमारे वैज्ञानिकों ने ग्रेन की तरफ मोड़ दिया और उसकी इकोनॉमिक यील्ड बढ़ गई। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्शन फिजियोलॉजी पर आगे जाते हैं तो 1968 में डोनाल्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें एक आइडियो टाइप प्लांट कैसा चाहिए, उसमें कितनी लीफ होनी चाहिए, उसमें कितनी हाइट होनी चाहिए, ताकि पानी का, लाइट का, न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, और इसको कहा गया इडियोटाइप कॉन्सेप्ट। उसी इडियोटाइप कॉन्सेप्ट को लेकर आज हमारे प्लांट डिजाइनर क्रॉप्स की बात करते हैं। यानी हमें पता है कि प्लांट्स जो जितना पानी उनको अवेलेबल होता है उसका 95% वाटर वो ट्रांसपायरेशन के रूप में उड़ा देते हैं। तो क्या हम ऐसी क्रॉप प्लान कर सकते हैं जो इतनी ही पत्तियाँ हों जितने की ज़रूरत हो, ताकि हमारा पानी बच सके, हमारा न्यूट्रिएंट्स बच सके और पत्तियों को पूरी लाइट मिल सके। इस तरह की डिजाइनर क्रॉप्स की जो बात कर रहे हैं वो प्रोडक्शन फिजियोलॉजिस्ट की सहायता से ही संभव है। अब हम दूसरी चीज़ पाते हैं स्टोमेटल फिजियोलॉजी। स्टोमेटा दे आर द एंट्री पॉइंट फॉर एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। साइमल्टेनियसली दे आर द डोर फॉर द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर आल्सो। आज हमें ये मालूम हो गया है कि पौधों में जल का स्तर और उपापचय अप्रत्यक्ष रूप से इन स्टोमेटा के द्वारा संचालित होता है। ये स्टोमेटा
अलग अलग पौधों में अलग अलग होती हैं। इवन एक ही क्रॉप की डिफरेंट वैरायटीज़ में भी स्टोमेटल रेगुलेशन डिफरेंट होता है। तो हम लोग यानी फिजियोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिकों को ये बताया है कि कौन सी वैरायटी में स्टोमेटल रेगुलेशन अच्छा है। स्टोमेटल रेगुलेशन की वजह से उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी है और उनमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। इस तरह की स्टडीज़ की वजह से आज हमारे यहाँ ड्रॉट टॉलरेंट, हीट टॉलरेंट और साल्ट टॉलरेंट वैरायटीज़ डेवलप हो पाई है। इसी कंसर्न में दूसरा स्ट्रेस फिजियोलॉजी। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी महसूस की जा रही है। कम पानी पर भी पौधों को कैसे उगाया जाए, इसमें प्लांट फिजियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने कई सारे इंडिसेज डेवलप करे हैं, इंडिसेज बताए हैं। उन इंडिसेज के स्टडी करके हम बता सकते हैं कि कौन सी क्रॉप स्ट्रेस टॉलरेंट है, किस क्रॉप में ड्रॉट, सैलिनिटी या हाई स्ट्रेस सहन करने की क्षमता है। आगे हम जैसे बात कर रहे थे कि जेवी सैक्स ने एक न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग की और अर्नन्स एंड स्टाउट ने 1939 में क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिए थे। आज हमारा ज्ञान उसको आगे बढ़ते इतना चला गया है कि हम हाइड्रोपोनिक्स को कॉमर्शलाइज कर चुके हैं। आज बड़े शहरों में जो हाई वैल्यू क्रॉप है वो हाइड्रोपोनिक्स मोड पर हो रही है। आज हमें ये पता है कि पौधों को किस मात्रा में कितने न्यूट्रिएंट चाहिए। 70 न्यूट्रिएंट्स छांटे गए हैं जिनकी मात्राएं अलग अलग हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से पौधों में बीमारियां भी होती हैं। उन बीमारियों का पता भी वैज्ञानिकों ने प्लांट फिजियोलॉजी की नॉलेज से लगा दिया गया। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, खैरा डिजीज ऑफ राइस। चावल में होने वाला जो खैरा बीमारी है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। हम जिंक सप्लाई कर देंगे वो डिजीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही गोल्डन राइस का नाम आपने सुना होगा। गोल्डन राइस में क्या है, उसमें विटामिन ए को इंक्लूड किया गया है। आज साउथ अफ्रीका में जहाँ दूध की कमी है वह प्रयास किया जा रहा है एफओ द्वारा कि गोल्डन राइस की सप्लाई की जाए ताकि चावल के साथ ही उनके विटामिन ए की क्षतिपूर्ति हो सके। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाई हैं जब हमें फिजियोलॉजी का और बायोकेमिस्ट्री का पूरा ज्ञान हो पाया है। मैंने बताया कि आजकल हाइड्रोपोनिक्स की वजह से टमाटर, मिर्च, खीरा, स्ट्रॉबेरी जैसी हाई वैल्यू क्रॉप है उनकी खेती शहरों के आसपास सक्सेसफुल रूप से की जा रही है। एक हार्मोनल फिजियोलॉजी। आज हमें ये पता है कि पौधों के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी कुछ केमिकल्स हैं जो उनकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ प्रमोटर्स भी हैं, कुछ इनहिबिटर्स भी हैं। प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं, ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकिनिन मेजर प्रमोटर्स हैं। इथिलीन का रोल दोनों तरह से है, प्रमोटर और इनहिबिटर भी। आज हमें ये पता है, हमारे किसानों को भी और हमारे वैज्ञानिकों को भी, कि ये इनमें से कौन कौन से प्रमोटर्स कृषि में अथवा बागवानी फसलों के उत्पादन और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हैं। ये इनके अलावा आजकल कई नए नए प्रमोटर्स भी आ गए हैं, जैसे ब्रेसिनो स्टेरॉइड्स, जैस्मोनिक एसिड, और उनकी पहचान भी कर ली गई है और उनका कृषि में उपयोग भी हो रहा है। दोस्तों, टिश्यू कल्चर का नाम सबने सुना होगा। हेवरलैंड एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। उन्होंने बताया 1901 में कि प्लांट का कोई भी पार्ट अगर हम लें तो ये संपूर्ण प्लांट में कन्वर्ट होने में सक्षम है। उन्होंने एक नई टेक्निक को जन्म दिया जिसको आज हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की नॉलेज की वजह से आज हम वायरस फ्री प्लांट बनाने में सक्षम हैं। केला आदि फसलों में आजकल वायरस फ्री सीडलिंग्स तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से जो फॉरेस्ट क्रॉप्स हैं हमारी, जिनका संवर्धन काफ़ी टफ होता है, उनको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक की वजह से आसानी से कर पा रहे हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक्स इतनी कॉमन हो चुकी है कि आजकल कई प्राइवेट नर्सरियों में भी इस विधि द्वारा तैयार पौधे आसानी से उपलब्ध हैं। सीड फिजियोलॉजी वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली किसी भी पौधे की शुरुआत सीड से होती है
आज हमें ये पता है कि सीड की वजह से क्रॉप कैसी हो गई। हमें सीडलिंग विकर इंडेक्सेज, सीड जर्मिनेशन, सीड के अंदर होने वाली ज़्यादातर अभिक्रिया का हमें पता है। इसका उपयोग भी कई जगह किया जा रहा है, पर्टिकुलरली जैसे बार्ले में माल्ट उद्योग है, उसमें सीड फिजियोलॉजी का काफ़ी रोल है। इसी तरह कई बार सीड अगर हमारा अच्छा नहीं होता है तो क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट अच्छा नहीं होता। इसके लिए कई टेक्नोलॉजी जैसे सीड प्राइमिंग आदि का भी लोगों ने जानकारी किसानों तक पहुंचाई है, ताकि कम पानी या स्ट्रेस कंडीशन होने पर भी हमारे किसान लाभान्वित हो सके। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया, सिंथेटिक सीड यानी आर्टिफिशियल सीड्स। दीज सीड्स आर encapsulated somatic embryos, shoot buds, any part of the plant that can be used for sowing as seed under in vitro conditions. एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट है, इस पर रिसर्च चल रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है हमें सिंथेटिक सीड्स मिलें। अगर ऐसा हो पाया तो प्लांट फिजियोलॉजी का ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो दोस्तों, मैंने बस ब्रीफ में आपको बताया कि प्लांट फिजियोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंसेज हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताई, और उसके बाद में एग्रीकल्चर में इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई। आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो ये 2 किताबें हैं जिसमें मैं भी एक ऑथर हूँ। अगर आपको इंग्लिश मीडियम किताबें चाहिए, रिसेंट किताब है 2018 में कल्याणी पब्लिशर से है, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। और हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी का हिंदी रूपांतरण है पादप कार्यकिकी के मूल सिद्धांत। आप इन किताबों को कंसल्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कई तरह के क्वेश्चन, हालांकि पहला चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन इस ढंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टीफन हिल्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट फिजियोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी? जब हम किसी सिंगल प्लांट की स्टडी करते हैं उसको प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, और यूनिट एरिया में किसी क्रॉप की स्टडी करते हैं या सिमिलर प्रकार के प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको क्रॉप फिजियोलॉजी बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि इन सीरियल्स विच प्लांट पार्ट इज कंसिडर्ड एज सोर्स एंड विच वन एज सिंक? दोस्तों, सिंक और सोर्स की बात की थी। सिंक का मतलब होता है जहाँ की फोटोसिंथेट इकट्ठा होता है, और सोर्स का मतलब होता है जहाँ फोटोसिंथेट बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में फोटोसिंथेट हमेशा लीफ में या ग्रीन पार्ट में बनता है। तो सोर्स की अगर बात करते हो तो हम हमेशा बताएंगे पत्तियाँ या लीफ होती हैं, और सिंक प्राय या तो ग्रेन होगा आपका, या फ्रूट्स होंगे, या वेजिटेबल्स होंगे। एक क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु गैव द क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी। मैंने बताया को आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में ये क्राइटेरिया दिया था। साइंटिस्ट हु गैव द कॉन्सेप्ट टोटिपोटेंसी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि 1902 में हेवरलैंड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और जिसको आज हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ C3, C4 एंड कैम प्लांट्स। C4 प्लांट्स में आते हैं मक्का, बाजरा। C3 में आते हैं गेहूँ, चावल, दालें। और कैम प्लांट्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। इसके अलावा ये जो ग्वारपाठा होता है उसमें भी C4 कैम मैकेनिज्म होता है। नेम फ्यू फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स विच कैन बी यूज एज स्ट्रेस इंडिकेटर इन प्लांट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप बता सकते हैं वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर यूज एफिशिएंसी, हार्वेस्ट इंडेक्स एक्सेट्रा। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। अगली सीरीज में हम बताएंगे प्लांट सेल के बारे में। थैंक यू।